ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स और लॉजिकल एलिमिनेशन में ये अगला वीडियो। आई होप कि आपने पुराने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। 12-15 वीडियोस हैं चैनल पर, उसको देख लीजिए। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग सबको पता होगा। बट यहाँ पे एक लॉजिक डिस्कस करना है कि कैसे चीज़ों को सोचा जाता है। देखिए, जो आसान चीज़ें हैं ना, उसको देख के जब आप समझते हो कि चीज़ों को कैसे सोचा जाता है, कैसे सोचते हैं, जैसे लॉजिकल एलिमिनेशन जो है वो ऐसा कुछ तुक्काबाजी तो है नहीं। ठीक है, तो क्या लॉजिक होता है एलिमिनेशन में, हम क्या लॉजिक लगाते हैं, तो वो लॉजिक कहाँ से आता है? वो लॉजिक प्रायर इन्फॉर्मेशन से आता है जो आपने पढ़ा है, प्रायर नॉलेज से आता है, प्रायर फैक्ट से आता है कि भाई जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी को जोड़ तोड़ के आपको आंसर तक पहुंचना है, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और कुछ को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करेंगे, पहला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ऑप्शंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक तो दिखेगा कि भाई ये सब इंडियंस हैं और एक एनी बेसेंट है। ठीक है, अब बोलेंगे कि भाई ऐसा है, ऑड वन आउट करने लगेंगे तब तो बहुत सारे गलत हो जाएंगे। ऑड वन आउट नहीं करना है यहाँ पे। सोचना क्या है, देखिए, ऑड वन आउट से आपको ये दिख गया कि अच्छा एक फॉरेनर फीमेल है। और एनी बेसेंट के बारे में अगर आप एकदम भी नहीं जानते हैं, एकदम थोड़ा भी आपको आइडिया नहीं है, इट मीन्स कि आपकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं तो वो ट्रैक से उतरी हुई है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं। एनी बेसेंट का क्या न्यूज़पेपर है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देखिए, डेटा भूल सकते हैं आप, फर्स्ट है कि नहीं, सेकंड है कि नहीं, ये भूल सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट रोल है, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम आ जाए और एनी बेसेंट का नाम आपके दिमाग में नहीं आए तो ये थोड़ा गड़बड़ है। फिर ये तो होम रूल लीग का नाम आए और तिलक और एनी बेसेंट का नाम आपको नहीं याद आए तो ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहले तो ये प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्वायर्ड है। अब इसका देखिए कैसे एलिमिनेशन होता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। देखिए, कस्तूरबा गांधी गांधी जी की वाइफ थी। गांधी जी खुद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार रहे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1924 में। हाँ, जेल से आने के बाद वो 1924 में कांग्रेस को बस एक बार उन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद पूरे लाइफ टाइम वो कभी नहीं रहे। ठीक है, ऑल्दो वो कांग्रेस के सबसे टॉल लीडर थे। उनकी वाइफ का नाम कहीं पे भी बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं आता है। सी वॉज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंटली अगर आप बस ऐसे याद करो कि कहाँ पे कहीं पे नाम आया था, सरोजिनी नायडू का नाम आता है। ठीक है, एनी बेसेंट का नाम आता है, अरुणा आसफ अली का नाम आता है, कस्तूरबा गांधी का वैसे लीडरशिप वाले पोजिशन में कहीं पे नाम नहीं आता है, पहली बात। अब सरोजनी नायडू के बारे में देखते हैं। सरोजनी नायडू का नाम आते ही सबसे पहले एक तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का नाम आता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो रहा था, जो सॉल्ट मार्च हो रहा था और गांधी जी अरेस्ट होते हैं, दांडी तक जाना था, तो वहाँ जो धरसाना एक मिल था वहाँ तक पहुँचना था, तो उसमें सरोजनी नायडू उस समय वॉलंटियर का काम कर रही थी, इन्होंने फिर उसको लीड किया था। ठीक है, ये कब की बात है? 1930s की बात है। ठीक है, ये अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है तो 1930s की बात है। ये तो मोटा मोटी पता है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब हुआ था। ठीक है, यानी उस समय सरोजिनी नायडू जो है वो मतलब गांधी जी के साथ काम कर रही थी और प्रोमिनेंट धीरे धीरे हो चुकी थी। एनी बेसेंट का नाम कब आता है? होम रूल लीग के लिए आता है, यानी कि 1920 से पहले का है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कि एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू से तो सीनियर है। इसी तरह से अरुणा आसफ अली का नाम कब आता है? अरुणा आसफ अली का नाम जब आप सुनेंगे तो ये 1930s के बाद इनका नाम आता है। उस समय ये धीरे धीरे राइज करना शुरू करती हैं और 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है तो उस समय इनका नाम आता है। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, राम मनोहर लोहिया का नाम आता है, उषा मेहता का नाम आता है। ये सब कुछ नाम है जो क्विट इंडिया मूवमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है। और अरुणा आसफ अली का नाम और जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आता है। ठीक है, तो जब आप इसमें देखेंगे ना तो आपको सीनियर मोस्ट कौन मिलेगा? सीनियर मोस्ट और पॉलिटिकली सीनियर मोस्ट। ठीक है, तो वो एनी बेसेंट का ही नाम आता है जो 1920 से पहले थी। ठीक है, अब ये इस तरह से हम लोग क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? मतलब आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता और एग्जाम में आंसर तक पहुंचना है, तब ये जोड़ तोड़ पूरा लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुंच रहे हैं। एनी बेसेंट के नाम के साथ होम रूल लीग जुड़ा हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी जुड़ा हुआ है। होम रूल लीग अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ था। 1914 के बाद जब ये वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था
उसके बाद तिलक जब जेल से छूट के आते हैं तो तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग शुरू करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो रिवाइव नहीं हो पाती है। कांग्रेस को जिस तरह से ये लोग रिवाइव करना चाहते थे, तो फिर ये लोग थक हार के होम रूल लीग यानी कि अपना सेल्फ गवर्नमेंट की बात करने लगते हैं। तिलक भी थोड़ा पेसिफाई हो जाता है, जो पहले बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे वो मॉडरेट हो जाते हैं अपने डिमांड्स में, और उसके बाद होम रूल लीग शुरू किया जाता है। तो ये पैन इंडिया एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ठीक है, पैन इंडिया। और तिलक कहाँ पे थे? तिलक का महाराष्ट्र में, बरार में, मेनली उनका महाराष्ट्र में पूरा था और बरार में था, ठीक है। तो इतनी बड़ी लीडर थी, इतनी टॉल लीडर थी एनी बेसेंट। और इनका अगर आप रोल देखेंगे तो 1917 में जो लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ सेशन में सबको यूनाइट करने के लिए, मतलब हिंदू लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स और बाकी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट सबको यूनाइट करने में भी काफ़ी इनका योगदान रहता है, इनका और तिलक जी का दोनों का रहता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सोचना है कि अगर आप नाम में वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑल दो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सबको पता होगा, बट जब आपको चीज़ें नहीं पता है, मान लीजिए जिनको ये चीज़ नहीं पता होगा, तो सोचना कैसे है? फिर ऐसे तुक्का नहीं मार देना है कि सरोजिनी नायडू है हम मार देते हैं, नहीं। फिर वहाँ पे थोड़ा आप सोचो कि इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उन इन्फॉर्मेशन को फिर सिंथेसाइज करो और उसको थोड़ा सा नॉलेज के लेवल पे लेके जाओ कि क्या हो सकता था। कोई भी चीज़ें रैंडमली नहीं होती है, जो भी कहानी हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं या हिस्ट्री में कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, कॉज होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली हो गया कि हाँ एनी बेसेंट को पहली बार बना दिया जाए, उसके पीछे उनका बहुत योगदान रहा होगा इंडियन पॉलिटिक्स में, उस समय के नेशनल मूवमेंट में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा होगा। तो इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि आपके पास जो पहले से इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके, उसको इंटरलिंक करके, और उसके बाद आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए और सही आंसर तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह से 10 क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तो 10 क्वेश्चन में आपके 7-8 क्वेश्चन सही होंगे, 2-3 गलत भी होंगे। इवन कि अगर 4 भी गलत हो जाते हैं तो आप नेट पॉजिटिव रहते हैं, ठीक। और एग्ज़ाम का पूरा गेम तो जो है वो 0.5 मार्क्स में भी ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बीपीएससी बेसिक्स के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। और एक और चीज़ है कि जो लोग बोल रहे थे कि जूम सेशन में जो बताया गया, तो यार जूम सेशन का रिकॉर्डिंग है नहीं, तो वो अपलोड नहीं किया जा सकता है। और अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो अब सेशन लेना भी बड़ा मुश्किल है। तो जो भी हो रहा है इंडिविजुअल ये बना के मैं यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन का, तो उसको देखिए और उससे आप हेल्प ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई फीडबैक हो, कोई बात हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए, और शेयर कीजिए यार दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।